नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे संविधान में दो तरह के अधिकार बताए गए हैं, एक फंडामेंटल राइट्स और एक लीगल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वह राइट होता है जो स्टेट सभी देश के सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है और स्टेट भी इसे छीन नहीं सकती है। लीगल राइट्स को स्टेट आपसे छीन सकती है। हाँ, कुछ अमेंडमेंट के जरिए हम इसे चेंज कर सकते हैं, उसे हम जानेंगे बाद में। तो पहले शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स आखिर है क्या। तो फंडामेंटल राइट्स कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए मैग्ना कार्टा क्या होता है, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं जानते हैं। तो ये बात वर्ष 1215 की थी, जब इंग्लैंड में जॉर्ज की सरकार ने मैग्ना कार्टा लाया था। मैग्ना कार्टा वह डॉक्यूमेंट था जिसमें कुछ राइट्स दिए गए थे वहां के नागरिकों को, सामंतों के दबाव में ये लाया गया था सन 1215 में। टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो अमेरिका के संविधान से लाया गया है। अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स उसका नाम नहीं है, अमेरिका में इसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। जेवी कृपलानी चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल राइट कमिटी। जेवी कृपलानी इसके जो फंडामेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी कमिटियां थी, उसमें एक कमिटियां फंडामेंटल राइट्स की थी। तो फंडामेंटल राइट्स की जो कमिटी थी उसके चेयरमैन अध्यक्षता जेवी कृपलानी साहब कर रहे थे। सम आर अवेलेबल टू द सिटीजन्स व्हाइल अदर्स आर अवेलेबल टू ऑल। देखिए जैसा कि हमारा जो मूल अधिकार होता है वो तो सभी के लिए, सभी पर्सन जो कि भारत में रह रहे हैं उन सभी के लिए एक तरह से होता वैध होता है, उन सभी को प्रदान किया जाता है। लेकिन कुछ राइट्स ऐसे होते हैं, आर्टिकल्स 19 में कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही दिए जाते हैं। उसके बाद आर्टिकल 29, 30 में भी कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट 20 and 21। जब देश में आपातकाल की स्थिति हो जाती है, जैसे कि 1975 में लगाया गया था, तब सारे मूल अधिकार सस्पेंड कर दिए जाते हैं। लेकिन उसमें भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दो ऐसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं हमारे संविधान द्वारा, जो कि इमरजेंसी के दौरान भी हमसे नहीं छीने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वही हमारा मूल अधिकारों का संरक्षक भी है। और अगर हमारा मूल अधिकार मान लीजिए किसी भी प्रकार से उस पर अटैक किया गया या उसे बदलने की कोशिश की गई सरकार द्वारा, तो हम सब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट रिट निकालकर तुरंत इसकी कार्रवाई करेगा। अब समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आखिर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के पार्ट 3, जैसे कि आपको पहले मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के दिन कि हमारे संविधान में 22 आर्टिकल्स है, 22 लेसन है। 22 लेसन में जो थर्ड लेसन है, थर्ड चैप्टर है, उसमें फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर आर्टिकल 12 में क्या कहता है। अब आर्टिकल 12 वह आर्टिकल है जिसमें स्टेट को डिफाइन किया गया है कि आखिर स्टेट कौन है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ऑल द डिसीजन मेकिंग बॉडीज आर नोन एज स्टेट। स्टैच्यूरी बॉडी जितनी भी है जो अपना डिसीजन खुद ले सकती है वो स्टेट है। जैसे राज्य सरकार स्टेट है खुद में, केंद्र सरकार स्टेट है, इंडियन रेलवे एक स्टेट है, LIC स्टेट है जो अपना डिसीजन खुद से ले सकता हो। फिर आर्टिकल 13 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि आजादी के पहले ऐसा कोई भी अधिकार जो मूल अधिकार को हनन पहुंचाता हो, जैसे एक सती प्रथा, राइट टू इक्वलिटी हमें समानता का अधिकार देता है, लेकिन सती प्रथा में महिलाओं को जला दिया जाता था तो वो अवैध हो जाएगा। कोई भी ऐसा अधिकार जो कि इसकी संगत में असंगत नहीं हो, इससे सुसंगत नहीं हो, इस 6 आर्टिकल्स जो है इससे, तो तुरंत अवैध हो जाएगा। और दूसरी बात कि सरकार ऐसा कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी नया कानून नहीं ला सकती है जो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज, इसके साथ सुसंगत नहीं हो, उसे तुरंत उस स्थिति तक अवैध कर दिया जाएगा जिस स्थिति तक वो है। जैसा कि 42वां संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने ऐसा करने का कोशिश किया था, लेकिन वापस से सुप्रीम कोर्ट ने सारे आर्टिकल्स को अवैध करार दे दिया गया था।
अब समझते हैं कि 6 जो हमारे मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले राइट टू इक्वलिटी आती है। अब राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में जितने भी अधिकार हैं वो राइट टू इक्वलिटी के अंदर आते हैं। जैसे आर्टिकल 14 कहता है कि सभी राइट टू इक्वलिटी, खुद आर्टिकल 14 में यही कहता है। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन। लेकिन हाँ, एक बात और है कि जैसे अब आप सोच रहे होंगे, आपके मन में ये सवाल भी उठना चाहिए, आप मेट्रो में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहां लिखा हुआ रहता है कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो आप कहिएगा कि आर्टिकल 15 तो राइट टू इक्वलिटी है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा है, तो फिर ये तो अन्याय हो गया मर्दों के साथ कि महिलाओं को आरक्षित है। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 में यह लिखा गया है कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, जो शोषित वर्ग है, उन्हें बढ़ावा देने के लिए, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ऐसे कुछ नियम ला सकती है। आर्टिकल 16 जैसे कहता है कि सरकारी नौकरी में सभी को इक्वलिटी प्रदान होगा। आर्टिकल 17 एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का पूर्ण तरह से प्रतिबंध छुआछूत पर लगाती है। तो ये सब सारा राइट टू इक्वलिटी में आ गया। अब आर्टिकल 19 टू 22 राइट टू फ्रीडम है। अब आर्टिकल 19 में जैसे खूब घूमने का, देश में कहीं भी घूमने का अधिकार, देश में कहीं भी बसने का अधिकार देती है। तो वहीं आर्टिकल 20 आपको सजा, कुछ अरेस्ट, गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ कुछ सवाल है। जैसे कि आर्टिकल 20 कहता है कि आपको किसी भी जुर्म के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। अगर आपने उस अपनी सजा को पूरा कर दिया गया तो आप बाद में आरोपी या फिर आप बाद में दोषी नहीं रहोगे। फिर दूसरी बात कि आप अगर कोई क्राइम करते हो तो आपको उस क्राइम, उस दिन जो सजा निर्धारित थी उसी दिन के अनुसार सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि मान लिया आपने आज मर्डर किया और ऐसा नहीं मानिए, क्योंकि ऐसा भूल के भी मत कीजिएगा। मान लीजिए कि आपने चोरी किया कोई छोटा मोटा सामान का, या आपने नहीं किया, एक्स पर्सन ने किया, तो एक्स पर्सन को आज जो कानून की किताब में कहता है उसी कानून की किताब से, मान लीजिए कल संसद ने ये विधेयक पारित कर दिया कि चोरी करने के लिए हाथ काट दिया जाएगा, तो उसे वह सजा नहीं मिलेगी। आर्टिकल 21 जीने का अधिकार देती है, समानता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देती है। अब हमारे देश में एक से एक वकील हुए, सिर्फ जीने का अधिकार ही नहीं, समानता पूर्वक जीने का अधिकार देती है। नो पर्सन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अब आपको बताते हैं एक आर्टिकल है, आर्टिकल 497, बहुत मजेदार आर्टिकल है, मैं आपको बताता हूं। आईपीसी की धारा है, वो धारा ये कहती है कि मान लिए कि 4 इंसान है, एक मैरिड मैन है, एक मैरिड वुमेन है, एक मैरिड मैन, एक सेकेंड, एक अनमैरिड मैन है, एक मैरिड मैन है, एक अनमैरिड वुमेन है, एक मैरिड वुमेन है। तो पहले जो आईपीसी की धारा 497 कहती थी कि मैरिड मैन का अनमैरिड मैन के साथ अगर कोई चक्कर चलता है तो वो वैध है, मैरिड मैन का भी अनमैरिड वुमेन के साथ कोई चक्कर चलता है तो वो भी लीगल है। लेकिन अगर अनमैरिड मैन का मैरिड वुमेन के साथ कोई चक्कर चलता है तो ये पूरी तरह अवैध है, और ना ही मैरिड मैन का मैरिड वुमेन के साथ चक्कर चल सकता है। माने मैरिड मैन का किसी भी तरह से किसी के साथ चक्कर नहीं चल सकता। और अगर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई बात है कि मान लीजिए चक्कर चलाना है तो सबसे पहले उसे उसके हस्बैंड से परमिशन मांगना पड़ेगा। अब देखिए अब हुआ क्या, अब कोर्ट में केस हो गया कि ये तो कहीं ना कहीं अनइक्वलिटी होती है भाई, कि अगर जो अधिकार अनमैरिड मैन को मैरिड मैन को है कि अनमैरिड वुमेन के साथ वो किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप बना सकते हैं, वही अधिकार मैरिड वुमेन को क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें एक अथी किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज बोले कि लड़का का देखिए दिल नहीं होटल होता है, लेकिन बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट ने 497 आर्टिकल्स को खारिज कर दिया और एडल्ट्री को पूरी तरह से इंडिया में बैन कर दिया गया कि एडल्ट्री आईपीसी की धारा 497 पूरी तरह से खारिज हो गई। अब आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ आर्टिकल से, जैसे कि आपको गिरफ्तारी से कुछ आर्टिकल्स मैं आपको बताता हूं। जैसे कि जैसे ही आपको गिरफ्तार कर लिया गया 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना होगा, और आपको अगर आप पर कोई एफआईआर, आपको जैसे ही लगे कि आप पर कोई एफआईआर करे आप तुरंत कोर्ट जाइए और एंटीसिपेटरी बिल ले लीजिए, अग्रिम जमानत।
अग्रिम जमानत जैसे ही आप ले लीजिएगा आपको पुलिस कुछ नहीं करेगा। उसके बाद और गिरफ्तारी से जुड़े है फिर आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को, आपको किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं इंडिया में, आपको धार्मिक कार्यक्रम करने की छूट होगी आर्टिकल 25 के तहत। 26 के तहत आपको, 27 के तहत आपको उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 के तहत आप ऐसे भी किसी कार्यक्रम में जा सकते हैं, आपको पूरी तरह अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, माइनॉरिटीज के पूरी तरह से कल्चर को संरक्षण दिया जाएगा, साथ में उन्हें पढ़ने की भी अधिकार दिया जाएगा। अब राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी पहले जैसे कि हुआ संविधान सभा में कुछ राजा रजवाड़े भी थे, तो उनके पास 500 बीघा जमीन, 1000 बीघा जमीन था, तो उन्होंने सोचा कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स बना देते हैं। अगर हमने इसे फंडामेंटल राइट्स बना दिया तो यह पूरी तरह से वैध हो जाएगा और हमसे मेरा जमीन कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन बाद में मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होता है? मान लिए कि अगर आपको आपका किसी भी राइट्स का हनन हो गया तो तुरंत आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत तुरंत हाई कोर्ट जा सकते हैं और तुरंत रिट पिटीशन निकालने के लिए आप गुहार लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से और या हाई कोर्ट से। तो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये 5 तरह के रिट होते हैं, जैसे कि मैंडेमस, हेबियस कार्पस होता है, मैंडेमस होता है, उसके बाद और सर्जुरी प्रोविजन और एक दो और होते हैं जिसमें हम लोग उसे पढ़ना नहीं है। आप जानते हैं कि अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को किस प्रकार बदला जाता है या किस प्रकार संविधान से उसे, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी को कैसे निकाल दिया गया। तो इसके लिए आपको लोकसभा से जितने मेंबर उस दिन उपस्थित हैं उसके 2/3 बहुमत, राज्यसभा से भी 2/3 बहुमत जितने मेंबर उस दिन प्रेजेंट है वोटिंग के दिन, और साथ में 50% टोटल बहुमत। मान लिए कि 545 टोटल अभी लोकसभा की टोटल कुल एमपी की संख्या है, तो उसका 50% और जितने लोग उस दिन वोटिंग में शामिल हुए उसका 66% अगर आपको मिल जाता है तो आप चेंज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। बाद में सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर सकता है। अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स हो गया। अब जैसे कि फंडामेंटल, जब संविधान बना तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में नहीं था, इसे बाद में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर लागू किया गया। इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स यूएसएसआर से लिया गया था और डेमोक्रेटिक कंट्री में अभी तक फंडामेंटल राइट सिर्फ भारत में है। हाँ, एक जापान एक दूसरा देश है जहां फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था है और कहीं भी फंडामेंटल ड्यूटीज की व्यवस्था है और कहीं भी फंडामेंटल ड्यूटीज की कोई व्यवस्था नहीं है। ये नॉन जस्टिसेबल होता है। मान लीजिए कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स फॉलो नहीं करते हैं तो आप पर ना तो कोई केस हो सकता है और ना ही कोर्ट से आपको कोई नोटिस आ सकता है। आपका मन है तो आप मानिए, आपका मन है तो नहीं मानिए। अब जानते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। टू अवॉइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, आपको संविधान के हदों में ही रहना है, साथ में संविधान का पालन करना है, संविधान का आदर करना है। सेकेंड, टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडिया दैट इंस्पायर नेशनल स्ट्रगल, आपको हमारे जितने भी वीर हुए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्रता सेनानियों की उनके स्ट्रगल्स की, उनके संघर्षों की हमें एक तरह से चीयर करना है, साथ में सम्मान देना है। टू डिफेंड द कंट्री, आपको कंट्री के साथ देश की मुश्किल घड़ियों में देश के साथ रहना होगा। टू प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, भाईचारा और हार्मोनी को पूरे देश में प्रमोट करना है। प्रिजर्व रिच हेरिटेज, हमें अपने स्मारकों की रक्षा करनी है। टू प्रमोट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, हमें साथ में नेचुरल इन्वायरमेंट की भी रक्षा करनी है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। फिर टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, यही सब है, आप लोग याद कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। अब देखिए, हर माता पिता का ये मूल कर्तव्य हो गया कि अगर उनका बच्चा 6 से 14 साल के बीच है तो उसे प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन देने का उनका यह जिम्मेदारी है। ये सब 1976 में नहीं, बाद में से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 86वां
संविधान संशोधन 2002 में कर लाया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, नोट्स चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।